नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसावनम् जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्नि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा एवमर्णं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्नि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तेजनेन्दो वा एवं जोड़ी चलो धर्माणि सब बजाए सो सदिति सुधो जो संकदि सो दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से सर्वज्ञता को आधार बनाकर हम यहाँ सहज रहने की कला सीख रहे हैं। सहजता के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं है और सहज तब तक नहीं हुआ जा सकता जब तक कि प्रत्येक पदार्थ के परिणमन की स्वाधीनता हमारे ख्याल में न आवे। जब तक कर्तृत्व का वजन हमारे माथे पर घूमता रहेगा तब तक हम सहज नहीं हो सकते। जब तक दिमाग में विकल्प रहेंगे तब तक हम निर्विकल्प नहीं हो सकते। जब तक किसी काम को करने धरने का वजन हमारे माथे पर है तब तक हम निर्भर नहीं हो सकते। हमें निर्भर होना है। कैसे हुआ जाए निर्भर? बहुत प्रैक्टिकल बात है कि दुनिया में जब तक किसी कार्य को करने के विकल्प हमारे दिलो दिमाग में होते हैं तब तक हम बहुत अधिक आकुलित व्याकुलित होते हैं। और जैसे ही हमें उस कार्य के बारे में मालूम चलता है कि ये कार्य का कर्ता मैं नहीं हूं, ये कार्य की जिम्मेदारी किसी और ने संभाल रखी है, तो हमारे विकल्प अपने आप टूट जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रसंग में, आप शिविर की जिम्मेदारी की बात कीजिए चाहे शादी विवाह की जिम्मेदारी की बात कीजिए, जब तक हमारे दिमाग में ये है कि ये काम मुझे करना है, जब तक हमारे दिमाग में ये है कि इतना बड़ा काम कौन करेगा, इतना बड़ा आयोजन है, कैसे होगा। अब ये अतुल भाई की हिम्मत है जो इतना बड़ा एक संगठन लेकर के चल रहे हैं। बहुत कठिन काम है। माने समझ लो आप एक शादी का कार्यक्रम हो तो हमारे दिमाग में कितने विकल्प चलते हैं। वो कितने दिन की होती है शादी? मेहमान आएंगे, ठहरेंगे, भोजन क्या होगा, क्या बनेगा, भोजन बनाने वाले, उनका इनविटेशन, मालूम दुनिया भर की जिम्मेदारियां हमारे माथे पर होती है। और यदि वो जिम्मेदारी हमने किसी व्यक्ति को दी और वो ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है, वो ये कहता है कि यदि ये काम मुझे दे दिया गया तो अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इनको काम संभला दिया आपने, हो गया समझ लो आप। अब आपको कितना विकल्प होगा? आपने भोजन की व्यवस्था यदि किसी एक व्यक्ति को संभला दी है तो अब आपको कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि संभालने वाले हैं, ये संभाल रहे हैं सारी व्यवस्था। आप समझ लीजिए, आवास व्यवस्था शिविर के संदर्भ में किसी व्यक्ति को संभला दी गई, अब वो जिम्मेदारी से संभाल रहा है, तो हम क्या करें? हम निश्चिंत हैं। ऐसे ही हम यहां कहना चाह रहे हैं कि जगत के जिन कार्यों को करने का विकल्प आप अपने दिलो दिमाग में लेकर के घूम रहे थे, क्षण एक भी सोचा कभी आपने कि वो कार्य करने की जिम्मेदारी तुम्हारे माथे पर नहीं है? उस कार्य को करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी उस पर्याय ने स्वयं ने संभाल रखी है। बस इतना जानना है हमारे को पर का कर्ता धर्तापन बंद नहीं करना है। पर का कर्ता धर्ता तो है ही नहीं, बंद कहां से करेगा?
हमें कोई वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं पर का कर्ता धर्ता हूं ही नहीं। गड़बड़ी तो सिर्फ इतनी सी हो रही है कि पर का कर्ता धर्ता नहीं होने पर भी मैं अपने आप को कर्ता धर्ता मान रहा हूं। पर का कुछ भी नहीं करने पर भी ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये विकल्प मेरे दिलो दिमाग पर सवार है और मैं उस बोझ के दबे मरा जा रहा हूं। ये बोझ उतारना है। यहां ये कह रहे हैं किसका वजन है तेरे माथे पर, क्या वजन लेकर के घूम रहा है। एक एक पर्याय अपने स्वाधीन योग्यता से उत्पन्न होती है और प्रत्येक पर्याय अपनी स्वाधीन योग्यता से परिवर्तित होती है, फिर नई पर्याय उत्पन्न होती है। इसमें तेरा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चलता। इससे ज्यादा निर्भर करने की और क्या बात हो सकती है। कल तक हम यहां प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, इन तीन अनुयोगों के आधार पर अनेक उद्धरणों के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आज बात हमारे को थोड़ी और आगे बढ़ानी है, कुछ गहराई में हमें जाना है। वस्तु स्वरूप क्या कहता है। ऋषभ देव ने कहा था कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। नेमिनाथ ने कहा था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलेगी। भद्रबाहु ने कहा था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। ठीक है ना। जिनवाणी क्या कहती है, अब वो बात नहीं, केवल यानी क्या कह रहे हैं वो बात नहीं, हमारी वस्तु क्या कह रही है। समझ में आ रही है बात। आत्मा का प्रत्येक परिणमन, आत्मा का स्वरूप, उसका अस्तित्व, वो क्या कह रहा है। एक एक पुद्गल के परमाणु के संदर्भ में केवली क्या कहते हैं वो बात नहीं। देखो, प्रथमानुयोग केवल ज्ञानियों के आधार पर है। प्रथमानुयोग महापुरुषों की कथाएं हैं। प्रथमानुयोग घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं। चरणानुयोग क्या करना चाहिए इस भाषा में बात करता है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, ऐसे उठना बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ये चरणानुयोग कहता है। कर्णानुयोग कुछ सैद्धांतिक बातें बतलाता है, ये इतनी संख्या है, इतना है, ये यहां से मर के वहां जाते हैं, ऐसा होता है, ये सब कर्णानुयोग की बातें। किंतु द्रव्यानुयोग इन सब की अपेक्षा नहीं रखता। द्रव्यानुयोग प्रत्येक परमाणु की बात करता है। कर्णानुयोग परमाणु की बात नहीं करेगा। कर्णानुयोग आत्मा के परिणमन की बात नहीं करेगा। चरणानुयोग आत्म परिणमन की बात नहीं करेगा। प्रथमानुयोग आत्मा की बात नहीं करेगा, संयोगों की बात करेगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है ना। तो भाव कर्मों की चर्चा करने वाला, द्रव्य कर्मों की चर्चा करने वाला, नौ कर्मों की चर्चा करने वाला कौन कौन है। मतलब प्रथमानुयोग और चरणानुयोग ये दोनों नौ कर्म की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं बताओ। प्रथमानुयोग किसकी चर्चा करता है। संयोग, राजा थे, ऐसा था, उनके ये हुआ था, उनकी 2 शादियां हुई थी, उनका इतना लंबा चौड़ा राजपाट था, दीक्षा लेकर के चले गए, तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, 6 खंड के अधिपति थे। तो ये जो चर्चा कर रहा है ये संयोगों की चर्चा कर रहा है, माने 9 कर्म की चर्चा कर रहा है प्रथमानुयोग। चरणानुयोग क्या कर रहा है। आलू है, जमीकंद है, ये है, नॉनवेज है, इसमें ये है, ऐसा चलो, ऐसा शरीर संबंधी चर्चा, खान पान संबंधी चर्चा, 9 कर्म की चर्चा कर रहा है। और कर्णानुयोग क्या चर्चा कर रहा है, वो द्रव्य कर्म की चर्चा कर रहा है। तो ये तो सब परद्रव्य की चर्चा करने वाले हैं ना। प्रथमानुयोग परद्रव्य की चर्चा करता है, चरणानुयोग परद्रव्य की चर्चा करता है, कर्णानुयोग भी परद्रव्य की चर्चा करता है। एकमात्र द्रव्यानुयोग है जो मेरी बात करता है। क्या ये द्रव्यानुयोग यहां आत्मा की बात बतलाता है। माने हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा पराई बातों के आधार पर तो बहुत कर चुके, पर के उदाहरण देकर के तो हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा काफी कर चुके हैं, लेकिन क्या मेरा आत्मा क्या पुकारता है
मेरा आत्मा पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि तेरा परिणमन स्वाधीन है। आत्मा पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि तुझे तेरे परिणमन के लिए न कर्म की अपेक्षा है न नौ कर्म की अपेक्षा है। बोलो, कर्म क्या कर लेगा, नौ कर्म क्या कर लेगा? कर्म और नौ कर्म की चर्चा करने वाला करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग है। द्रव्यानुयोग बात करता है भाव कर्मों की, द्रव्यानुयोग बात करता है राग द्वेषादि की, विकारी भावों की बात करता है। यहां द्रव्यानुयोग के आधार पर बात कर रहे हैं। द्रव्यानुयोग बात करता है द्रव्य पर्याय की, मेरी पर्यायों की चर्चा करता है द्रव्यानुयोग। तो ये 99 नंबर की गाथा वस्तु स्वरूप को बतलाते हुए, आत्मा के परिणमन को बतलाते हुए, जगत की परिणमन व्यवस्था को बतलाते हुए क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, स्वतंत्र है। उसे करने धरने की सामर्थ्य इंद्र जिनेंद्र किसी में नहीं है। देखिए जरा, थोड़ी सी चर्चा सूक्ष्म है, थोड़ा बारीक विषय है। पिछले वर्ष दादा ने इसको कुछ लिया था तो वो बहुत भारी था, और इस वर्ष अपन ये 99वीं गाथा का प्रकरण यहां पढ़ रहे हैं। मूल से पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक शब्द देखूंगा। आप लोग गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, उपयोग को सूक्ष्म करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बात समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो बात समझ में नहीं आए। अरे अपनी बात है तो रुचि और उत्साह से समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी बताओ? मेरी बात सुनने में तो उत्साह आना चाहिए। एकदम किसी का नाम लेकर के बात करो ना तो इतनी प्रसन्नता होती है अंदर में, मजा आ जाता है। नाम लेते ही चेहरा खिल जाता है हमारा। आत्मा नाम लेते ही कितनी प्रसन्नता होती है बताओ? त्रिकाली ध्रुव की बात आते ही चेहरा खिलता है कि नहीं, प्रसन्नता होती है कि नहीं? बाबूजी तो कहते हैं ऐसा छाती 36 हाथ की हो जानी चाहिए, हृदय ऐसे उछलना चाहिए, साथ हाथ उछले, इतना प्रमोद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए। क्यों? आज तो मेरी प्रशंसा की चर्चा चल रही थी, मेरा स्वरूप बतलाया जा रहा था। कैसा स्वरूप बतला रहे हैं देखो जरा, पेज नंबर 20 ऊपर से 54 54 नंबर पेज, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक। प्रवचन सार की ही 99 गाथा 99 की टीका में विस्तार क्रम की भांति प्रवाह क्रम को भी हार का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा, अखंडता द्वारा एक होने पर भी, लो यहां भी वास्तु की चर्चा चालू कर दी। दुनिया में तो वास्तु वास्तु चलता ही था, ये तो अमृतचंद्राचार्य के जमाने से चला आ रहा है वास्तु तो। लेकिन किसके वास्तु की बात है? आप जिसे अपना वास्तु समझते हैं और जिस वास्तु में परिवर्तन करा करके अपने सुख शांति की कल्पना करते हैं, वो वास्तु आपका नहीं है। एक बार अपने वास्तु को समझें तो सुख शांति हुए बिना रहती नहीं है। अपना वास्तु देखें, ये द्रव्य के वास्तु की चर्चा चल रही है। अरे प्रत्येक वस्तु का अपना आकार प्रकार है, प्रत्येक वस्तु का अपना घर है, प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। जो उस वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वही उस वस्तु का वास्तु है। वस्तु अपने स्वचतुष्टय का उल्लंघन नहीं करती। कोई पदार्थ अपने स्वचतुष्टय को छोड़ करके बाहर नहीं निकलता। जब वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं करती, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं हूं, तो मुझे आकुलता का काम क्या होगा, टेंशन का काम क्या होगा? बाहर में भूकंप आए, बाहर में शेर चीते घूमते हो, बाहर में आंधी तूफान चलते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम बैठे अपनी मौन सो अपने घर में, हम अपने घर में बैठे, घर के दरवाजे बंद करके बैठो तो बाहर में कुछ भी होता हो, क्या फर्क पड़ता है? ये द्रव्य के वास्तु की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा, समग्र पने माने अखंडता, अखंडता के द्वारा, और वास्तु माने भवन, भूमि, जमीन, मकान, इसको कहते हैं वास्तु। तो द्रव्य का वास्तु माने द्रव्य की जमीन, द्रव्य का वास्तु माने द्रव्य का क्षेत्र। वास्तु शब्द का अर्थ क्या होता है? वास्तु माने होता है क्षेत्र।
तो द्रव्य का वास्तु माने द्रव्य का क्षेत्र, माने हम यहां द्रव्य की चर्चा आत्म द्रव्य के संदर्भ में करें तो हम कह सकते हैं आत्मा का क्षेत्र, माने मेरा क्षेत्र, कि कितना बड़ा क्षेत्र है। आप कौन से क्षेत्र में रहते हो, आप कौन से प्रदेश में रहते हो विलास भाई? इलिनॉइस में रहते हैं। कौन से प्रदेश में रहते हैं? शिकागो में रहते हैं साहब हम। क्या बात करते हो आप? यहां देखो तो सही तुम्हारा प्रदेश कौन सा है, तुम देखो तो सही अपना क्षेत्र कौन सा है। यहां अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, निज घर की बात कर रहे हैं। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूं न निज घर आए। अब निज घर में प्रवेश करने की बात है तो पहले घर का परिचय करा रहे हैं, भैया तुम्हारा घर कौन सी जगह पर है, कैसा है तुम्हारा घर, देख लो। गृह प्रवेश के पहले घर की सारी व्यवस्थाएं बराबर हो जानी चाहिए, और बिना व्यवस्थाओं के यदि आपने गृह प्रवेश किया तो फिर वो काम अधूरे छूट जाते हैं। मैंने एक दो नहीं 50 लोगों से सुना है ऐसा कि पंडित जी मकान का काम यदि आपने चालू करवाया है और यदि आपने पूरा होने के पहले आप अंदर आ गए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे फिर रहने के बाद में, फिर वो अधूरे रह जाते हैं, फिर कभी पूरे नहीं होते। तो इसलिए एक बार जिस घर में जाना है उस घर की व्यवस्था दिखा रहे हैं। वास्तु माने समझ में आ गया? घर, जमीन, मकान, भूमि, क्षेत्र, वो है वास्तु। किसका वास्तु? द्रव्य का वास्तु। अखंड पने द्वारा एक होने पर भी, माने द्रव्य अखंड है, द्रव्य एक है, माने वहां उसके अलग अलग पार्ट्स नहीं है, वो अभेद अखंड एक है। ऐसा होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। भाई आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा अखंड होने पर भी उसके प्रदेशों को यदि हम देखें तो जो विस्तार था उसका, आत्मा का फैलाव था, उस फैलाव के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश की परिभाषा ख्याल में आ रही है बात? दो परिभाषाएं यहां बतला रहे हैं आचार्य देव, एक प्रदेश की परिभाषा बतला रहे हैं, एक परिणाम की परिभाषा बतला रहे हैं। परिणाम माने पर्याय, प्रदेश किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं? बोले विस्तार के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं, ये पहली परिभाषा। विस्तार उसका सूक्ष्म अंश, एक अंश, उसे प्रदेश कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, ये वृत्ति क्या चीज है? वृत्ति कहते हैं काल के प्रभाव को। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है ना, तो क्षेत्र को कहते हैं वास्तु। क्षेत्र क्या कहलाता है? वास्तु। और वृत्ति कहलाती है काल। देखो ऐसे ऐसे अपन जो यहां जो बतला रहा हूं आपको एक्शन, ये कहलाता है विस्तार और ये कहलाता है प्रवाह। प्रवाह जो होता है वो होता है 1 by 1, और विस्तार जो होता है वो सब होता है एक साथ। फैलाव जगह जो होती है वो क्षेत्र, वास्तु, विस्तार कहलाएगा, वो प्रदेश प्रचय है, ठीक है। और ये जो वृत्ति है ऊपर से नीचे तक, नदी का प्रवाह, वो कहलाती है वृत्ति। माने जिस तरह से द्रव्य की वृत्ति की बात कर रहे हैं, समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, जैसे नदी का प्रवाह समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, गंगा नदी बह रही है, बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, गंगोत्री से बहकर के हिमालय से वही और बंगाल की खाड़ी तक चली गई गंगा नदी, और हम नदी किनारे खड़े हैं। हम नदी किनारे खड़े हैं और रोज जाते हैं वहां घूमने के लिए। तो हमने आपसे पूछा कि ये कहां जाते हो आप? वो नदी किनारे। तो रोजाना वही कि हाँ वही नदी है, वही नदी है ना। तो वही नदी है कि बदल रही है? उसका पानी तो बह रहा है ना, लेकिन बहते हुए पानी की तरफ दृष्टि नहीं देने की बात कर रहे हैं अभी, वो आगे वाली लाइनों में कहेंगे। अभी तो यहां कह रहे हैं समग्र पने से देखो,
भेद मत डालो उसमें। तो अभेदता से देखो, समग्रपने से देखो, तो वो क्या कहलाएगी? गंगा नदी। बराबर। मतलब प्रवाह की दृष्टि से देखो, सिर्फ बहते हुए को देखो, फ्लो देखना है अपने को। जब देखते हैं तो जहां देखोगे वहां गंगा है, जहां देखोगे वहां गंगा है। जब देखोगे एक ही दिख रही है हमारे को, उसमें कोई विभाजन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जब सूक्ष्मता से देखेंगे, पानी के अंश को देखेंगे अपन, तो भिन्नता दिखाई देगी। अभी प्रवाह को देख रहे हैं तो अभेद है ना? देखो वापस यहां क्या लिखा है इन्होंने। उसी प्रकार एग्जाम्पल तो दिया था प्रदेशों का, समझा रहे हैं यहां पर्यायों को। उसी प्रकार कह करके पर्याय समझा रहे हैं। उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान, प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम है। प्रवाह तो अलग है, प्रवाह नहीं, प्रवाह से तो अखंड है। प्रवाह देखोगे तो अखंड है, लेकिन प्रवाह क्रम में जो प्रवर्तमान सूक्ष्म अंश की तुलना में देखोगे तो वो क्या है? वो परिणाम है। हर बूंद की दृष्टि से देखोगे, जल की धारा जो बह रही है, आप किसी पर्टिकुलर जल के अंश की अपेक्षा से देखोगे तो वो प्रवाहमान है, और वो अंश अलग अलग है, हर अंश अलग अलग है। वो सूक्ष्म अंश कहलाएगा परिणाम, वो पर्याय कहलाएगी। ठीक है, ये बात तो हुई प्रदेश के संदर्भ में और पर्याय के संदर्भ में। वैसे प्रदेश और पर्याय को इस जटिल भाषा में समझने समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं आत्मार्थियों के सामने, क्योंकि हम जानते हैं प्रदेश क्या चीज है और हम जानते हैं पर्याय क्या चीज है। लेकिन फिर भी टेक्निकल भाषा में यहां बहुत सुंदर ढंग से उस बात को समझाया है। अभी नेक्स्ट स्टेप बहुत गजब समझाना चाह रहे हैं। अब देखो आगे, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? विस्तार का कारण नहीं, विस्तार क्रम का कारण क्या है? क्या देखो, द्रव्य अभेद अखंड पने तो एक है, बराबर। हमने कहा आत्मा कैसा है? बोले आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। बोले जो विस्तार था ना आत्मा का, उस आत्मा के विस्तार के सूक्ष्म अंश का नाम था एक प्रदेश। तो कहा ये तो प्रदेश है, लेकिन ये जो असंख्यात प्रदेशी कहा है उसको, आत्मा को, अखंड होने पर भी असंख्यात प्रदेशी कैसे कह सकते हैं? कि जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग होगा तो असंख्यात कहलाएंगे, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग न हो तो असंख्यात कहना संभव नहीं होगा। कुछ बात ख्याल में आती है? हमने कहा हम सब एक हैं। बोलो, जाना शिविर में हम लोग सब यहां आए हैं और हमने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी संकट आता है, विपत्ति आती है, अतुल भाई आप चिंता मत करो, हम सब एक हैं। बराबर एक है। तो कितने हो आप? कि नहीं, 500 लोग मिलकर के कह रहे हैं हम सब एक हैं। तो एक है, ये एक कहने वाला एंगल अलग है, लेकिन जो 500 है ना, ये जो फिगर आपने कहा है 500, ये 500 कहना तभी संभव है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो। अलग नहीं होगा तो काउंटिंग नहीं हो सकती। काउंटिंग तो तभी हो सकती है ना जब ये उससे अलग होगा, ये उससे अलग हुआ, वो उससे अलग होगा। तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, बराबर। अब जो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो बोले एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग न हो, प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक ना हो। ये व्यतिरेक शब्द न्याय का शब्द है। व्यतिरेक माने होता है भिन्नता, व्यतिरेक माने होता है अलग अलग पना, व्यतिरेक माने न्यारा न्यारा पना, व्यतिरेक माने ये इससे अलग है, इसका नाम है व्यतिरेक। समझ में आ रही है ना सबको? समझ में? अरे समझ में आ रही है तो चेहरा खिलना चाहिए। समझ में नहीं आती है तो सुनता है उदास होकर के। हाँ, अरे समझ में आती है, मजा आ गया। क्या मैथ्स का कोई सवाल कर रहा हो और बहुत देर से उसका आंसर नहीं मिल रहा हो, और जैसे ही समझ में, ओ मजा आ गया मेरे को,
समझ में आता है तो मजा आना चाहिए। ये किसकी समझ है, किसकी बात चल रही है? ये मेरी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं है। 3 लाइनें पढ़ी है अभी तक अपन ने, 4 पढ़ ली। देखो वापस क्या कहते हैं, शुरू से पढ़ना। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोगों को पूरा राइट है वक्ता को पकड़ने का, रोकने का। आपको पूरा राइट है बीच में टोकने का। ज्ञान गोष्ठी तक का इंतजार मत करना, अभी बोलना, अभी टोकना बीच में। ये शब्द समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आई, यहां क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये शब्द, एक एक शब्द पढ़ करके आपको दोबारा समझने का अवसर न मालूम कब मिलेगा। 99वीं गाथा का वास्तु माने क्षेत्र, वास्तु माने जगह, वास्तु माने जमीन, वास्तु माने एरिया। एरिया तो द्रव्य का वास्तु माने द्रव्य का एरिया। पुद्गल परमाणु का एरिया कितना है? बोले 1 प्रदेशी। आकाश का एरिया कितना है? बोले आकाशस्य अनंतः। धर्म, अधर्म और जीव का कितना है? कि असंख्य प्रदेशः धर्म धर्मेक जीवा नाम। सूत्र ख्याल में आते होंगे? कौन थे क्लास से? सुरेश भाई समझ में आते? अखिल भाई अभी तो चलाया था अपन ने डलास में। कितना टाइम हुआ है? मेरे ख्याल से 2 सप्ताह तो बीते हैं बीच में। तो ये सब प्रदेश अलग अलग, सबका प्रदेश अपना अपना, सबका क्षेत्र अपना अपना। द्रव्य का वास्तु अखंड देखो उसको, अभी टुकड़े मत करो। हमने कहा था, हम आपके मकान में आए अतुल भाई, आपने कहा कि पंडित जी ये अपना मकान है, तो अभी ये अपना मकान है, ये अखंड देखा ना आपने। फिर जैसे अंदर गए फिर आपने कहा कि ये पारस का बेडरूम है, फिर आपने कहा ये ऋषभ का बेडरूम है। अब ये आप ये जो टुकड़े कर रहे हो, ये टुकड़े करना इस बात को दिखाता है कि अलग अलग है। ये साहब कितने बेडरूम है आपके? बोले 3 बेडरूम है। मकान 1, तो अखंड पने द्वारा एक होने पर भी जब हमने कहा कि 3 बेडरूम है, तो ये 3 बेडरूम तभी कहना संभव है जब एक बेडरूम दूसरे बेडरूम से अलग होगा, तब 3 कह पाएंगे अपन उसको। पिछली साहब समझ में आ रही है बात? तो अभी यहां द्रव्य को देखो आप, तो अखंड पने द्वारा एक होने पर भी यदि उसके विस्तार क्रम में प्रवर्तमान सूक्ष्म अंशों की अपेक्षा से देखा जाए, वो तो है प्रदेश, और प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक। देखो अभी छोड़ छोड़ करके पढ़ो, माने प्रदेशों की चर्चा को प्रदेशों की चर्चा से जोड़ दो, उस लाइन को उस लाइन के साथ में जोड़ना, परिणाम की चर्चा को परिणाम वाली लाइन के साथ में जोड़ना। वापस पढ़ता हूं, रजनी भाई देखना क्या कहते हैं। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। ये क्या कहना है? देखो दीवार है, तो दीवार अखंड पने द्वारा एक होने पर भी वो जो दीवार बनी है, वो दीवार एक एक ईंट को जोड़ करके बनी है। हर ईंट अलग अलग है उसमें, लेकिन एक एक ईंट को देखोगे तो दीवार नहीं है। समझ में आ रही है? अब द्रव्य बना, वस्तु बनी, वो वस्तु कैसे बनी है? बोले प्रदेशों से बनी है वस्तु। वस्तु तो प्रदेशात्मक है ना, क्षेत्र है उसका। तो कितने प्रदेशी है वस्तु? बोले आत्म वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। तो ये असंख्यात, अभी तो असंख्यात अपने को थोड़ा बहुत बड़ा फिगर लगता है ना। असंख्यात की जगह यदि अपन 25-50 की बात करें तो काउंटिंग ख्याल में आती है, लेकिन असंख्यात भी एक संख्या है। 2 लाइन पढ़ी अपन ने, अब इसके आगे कहां से पढ़ना है? एक लाइन छोड़ करके। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण, विस्तार के क्रम का कारण माने नंबरिंग का कारण, माने काउंटिंग का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। अरे एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से पृथक न हो तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी कैसे होगा? आत्मा एक प्रदेशी हो जाएगा। आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश हैं, यदि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग नहीं है, मान लो ऐसा कहें अपन कि नहीं साहब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग नहीं है, सब एक ही है, तो फिर यदि उनमें भिन्नता न होवे, उनमें परस्पर में व्यतिरेक न हो, व्यतिरेक माने भेद, यदि उनमें परस्पर भेद न होवे
तो फिर आत्मा के एक प्रदेशी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। लेकिन आत्मा एक प्रदेशी नहीं है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। माने प्रत्येक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ में व्यतिरेक पने को प्राप्त है। बराबर। अब ये तो हुआ एग्जाम्पल। हाँ बोलिए। वृत्ति का समग्रपना बोला ना, अभी तो मैं ये तो प्रदेशों की बात कही है, वृत्ति तो अब पढ़ता हूं आगे, है ना। अभी तो प्रदेशों की बात हो गई, तो एग्जाम्पल जो दिया है वो समझ में आया कि नहीं। अब इस क्षेत्र को काल पर घटित करके बतलाते हैं आचार्य देव। तो क्या कह रहे हैं, अब उसी प्रकार सेकंड लाइन के लास्ट शब्द, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति, वृत्ति माने उसका प्रवाह, समग्र पने से देखो तो गंगा नदी पूरी एक दिखाई दे रही है। न कालेन खंडयामी, मैं काल से खंडित नहीं होता। ये काल का अभेद, जो प्रदेशों के अभेद पने की बात कही वो क्षेत्र का अभेद कहा। अच्छा, ये वृत्ति की समग्रता की जो बात कर रहे हैं ये काल का अभेद बतला रहे हैं। क्षेत्र का अभेदपना, जिस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से देखने पर वस्तु अभेद है, ठीक उसी प्रकार से ये वृत्ति की समग्रता की दृष्टि से देखने पर भी वस्तु अभेद है। लेकिन उस अभेदता को त्रिकाल कहते हैं, उस अभेदता को नित्यता कहते हैं, क्योंकि जब अभेद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो क्षेत्रवाची शब्द है, जब नित्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कालवाची शब्द। काल की अभेदता को, काल की अखंडता को नित्यता कहते हैं। तो वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी, वो प्रवाह एक होने पर भी उस प्रवाह के जो सूक्ष्म अंश हैं वे कहलाते हैं परिणाम। अनादि अनंत प्रवाह क्रम है वस्तु का। वस्तु के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में उसका जो सूक्ष्म अंश है वो परिणाम कहलाता है, उसका जो सूक्ष्म अंश है वो पर्याय कहलाता है। उसी प्रकार नीचे प्रवाह क्रम का कारण क्या है बोलो। अब सिर्फ सूक्ष्म अंश नहीं, उसका जो सूक्ष्म अंश था वे सूक्ष्म अंश दूसरे सूक्ष्म अंश से भिन्न है। माने प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। माने परिणामों का परस्पर व्यतिरेक न हुए तो एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप हो जाए और अनेक परिणाम मिलकर के एक हो जाए। यदि उन परिणामों में परस्पर व्यतिरेक न हो तो, अरे पर्यायों में परस्पर भेद न होवे, पर्यायों में यदि परिणमन न होवे, एक पर्याय का व्यय और दूसरे पर्याय का उत्पाद, फिर नवीन पर्याय की उत्पत्ति, और फिर वो चले गई फिर नवीन पर्याय की उत्पत्ति, फिर वो चले गई फिर नवीन पर्याय की उत्पत्ति, फिर वो चले गई फिर नवीन पर्याय की उत्पत्ति। अरे यदि उन पर्यायों में परस्पर व्यतिरेक न हो तो मिथ्यात्व पर्याय नष्ट होकर सम्यक्त्व पर्याय कैसे आएगी? समझ में आ रही है बात? आपको नित्यता की तो महिमा आती है, लेकिन वस्तु में अनित्य पक्ष कितना महिमावान है, कभी इसके बारे में विचार किया है आपने? ये द्रव्यत्वपना न हो वस्तु में परिणमन नहीं हो तो क्या होगा अनंत भाई? वस्तु में परिणमन नहीं होगा तो मिथ्यात्व का कभी अभाव नहीं होगा। यदि वो पर्याय नहीं बदलेगी या एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव नहीं माना जाएगा, एक पर्याय को दूसरी पर्याय से भिन्न नहीं माना जाएगा, तो पहली पर्याय का दुख दूसरी पर्याय में अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा क्या? लेकिन मिथ्यात्व की पर्याय भिन्न है और उसके तत्काल बाद में होने वाली सम्यक्त्व की पर्याय भिन्न है। ये उन दोनों पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक है। बराबर? माने यदि उन प्रदेशों का, उन पर्यायों का, उन परिणामों का परस्पर व्यतिरेकपना न होवे तो वो प्रवाह क्रम सिद्ध नहीं हो सकता। बोलो, समझ में आ गई इतनी बात? अब अभी तो ये तो स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना? अभी तो क्षेत्र बतलाया है और काल बतलाया है, दो अपेक्षाओं से बात कही है। क्षेत्र को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है और काल को उस दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत रूप से बतलाया है।
सिद्धांत रूप से बतलाया है। अब देखिए, अब आगे उत्पाद में ध्रुवता घटित कर रहे हैं अब इसमें। पंडित जी, हाँ। परिणाम शब्द आया तो उसमें भाव नहीं कहते, भाव नहीं आया जैसे द्रव्य क्षेत्र काल का प्रवाह क्रम का कारण परिणाम, परिणाम माने पर्याय। हाँ, यह प्रवाह क्रम का जो सूक्ष्म अंश है, पहले उसे परिणाम कहा ना। देखो आप, ये जो परिणाम शब्द का प्रयोग किया है उसकी परिभाषा पढ़ो, क्या लिखी है यहां, पढ़ो वापस तीसरी लाइन क्या लिखा है। द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान, इसका मतलब प्रवाह की चर्चा चल रही है, इसका मतलब बहते हुए की चर्चा चल रही है। ये प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान, उसके सूक्ष्म अंश माने बहते हुए का सूक्ष्म अंश, माने प्रवाह का सूक्ष्म अंश, माने अनादि अनंतता का सूक्ष्म अंश, माने काल का सूक्ष्म अंश, वो परिणाम है। तो काल का सूक्ष्म अंश परिणाम है, माने एक पर्याय। अब देखो, अब आगे क्या समझाना क्या चाहते हैं, कि अभी आप कहेंगे साहब इसमें क्या समझा दिया, इसमें कौन सी क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई, इसमें हो क्या गया इसमें। ठीक है, वस्तु व्यवस्था बतला रहे हो, वस्तु स्वरूप इस प्रकार का है। इन देखो आगे पढ़ो क्या कहते हैं। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, वही उदाहरण की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं पहले, और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, क्या कहा, वो जो प्रदेश है, कौन से प्रदेश, जो विस्तार का सूक्ष्म अंश था, वे अपने अपने स्थान में अपने रूप से उत्पन्न, माने समझ लो उस फैलाव में, उस विस्तार में हम किसी एक प्रदेश के ऊपर खड़े हैं और एक प्रदेश दिखाई दे रहा है हमारे को, वो प्रदेश अपने रूप से तो है और वो प्रदेश दूसरे प्रदेश के रूप से नहीं। हर प्रदेश अपने अपना है ना। दीवार है, दीवार में जो ईंटें हैं तो एक ईंट दूसरे ईंट से भिन्न है, तो भिन्न है तो प्रत्येक ईंट अपने अपने में है। कह रहे अपने अपने स्थान में अपने अपने रूप से उत्पन्न होने से और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, माने दूसरी ईंट की अपेक्षा से देखो तो वो ईंट नहीं है, विनष्ट माने नहीं है। प्रदेशों की दृष्टि से देखो, हर प्रदेश अपने रूप से है, अपने रूप से है और दूसरे की अपेक्षा से देखो तो नहीं है, विनष्ट होने से। और सर्वत्र देखो तो सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने से, अब एक वास्तुपने से देखो तो ये बेडरूम इसका है, ये बेडरूम इसका, ये भेद कहां है, ये एक वास्तुपने से देखो तो मकान नंबर एक ही है। ये साहब इस कमरे का मकान नंबर अलग होगा, इस कमरे का मकान नंबर अलग होगा, ये कैसे कैसे बात करते हो आप। समग्र पने से देखो तो वो एक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रदेश अपने स्थान पर स्वरूप से उत्पन्न और पर रूप से विनष्ट होने पर भी, ऐसा होने पर भी, तीन बच्चे हैं, तीनों के बेडरूम अलग अलग होने पर भी समग्र पने की अपेक्षा से देखो तो पूरा हाउस एक है, बराबर। अनुस्यूति, अनुस्यूति माने वही अन्वय, जुड़ान, परस्पर, वही वही वही, ये धारा प्रवाह, उस प्रवाह की दृष्टि से देखो तो क्या कहलाएगा वो, उससे रचित एक वास्तुपने द्वारा, एक ही भवन से देखो तो अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। एक अपेक्षा से देखो तो उत्पत्ति है, दूसरे की अपेक्षा से देखो तो व्यय है, लेकिन यदि समग्र पने से देखो तो उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक एक वास्तु है। माने वस्तु न उत्पत्ति का नाम है, न वस्तु व्यय का नाम है, न वस्तु ध्रुव का नाम है। उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक समग्र पने से देखने पर वस्तु अभेद अखंड एक है, एक क्षेत्र। अब देखो उसी प्रकार क्या कहना चाह रहे हैं, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न, परिणाम की बात कर रहे हैं। पहले बात की थी प्रदेशों की, पहले बात की थी टाइल्स की। मान लो इस हॉल की बात करें अपन, तो हॉल में समझ लीजिए टाइल्स बिछी हुई हैं, तो कितनी टाइल्स हैं बोले इस हॉल के अंदर, बोले 1000 टाइल्स हैं। तो 1000 टाइल्स फ्लोर की दृष्टि से देखो,
समग्र पने द्वारा एक जमीन होने पर भी, समग्र पने से जमीन एक है, ये समग्र पने द्वारा एक जमीन होने पर भी उसकी एक टाइल दूसरे टाइल से भिन्न है। एक टाइल का दूसरे टाइल के साथ में व्यतिरेक पना है, और ये व्यतिरेक पना यह कहता है कि वो 1000 टाइल से है। ठीक है, और अब हमने उन सभी टाइल्स के ऊपर नंबर डाल दिए, तो 15 क्रम से हम एक एक टाइल पर नंबर डालते हुए गए, तो ये टाइल बिछी हुई है यहां, तो बोले 15 नंबर की टाइल को हम देख रहे हैं, तो कब 15 नंबर की टाइल तक पहुंचे तो 15 नंबर की टाइल का उत्पाद और 14 नंबर की टाइल का व्यय, और परस्पर समग्र पने से देखो तो न उनका उत्पाद न उनका व्यय, वो समग्र पने द्वारा एक अभेद अखंड। क्षेत्र की बात कही है, तो क्या है, क्षेत्र को समझना ज्यादा कठिन पड़ता है, हमारे को काल ज्यादा आसानी से समझ में आता है, क्योंकि काल में हमारे को क्रम दिखाई देता है ना। काल में हमारे को दिखता है कि संडे निकल गया और मंडे आ गया, मंडे निकल गया ट्यूसडे आ गया, तो काल में तो हमारे को बराबर एक एक समय, बोले 3 बज गए ये निकल गए, 4 बज गए 4 बजे निकल, एक एक मिनट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, एक एक सेकंड आगे चलती हुई दिखाई देती है। क्षेत्र में तो ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन यहां क्षेत्र का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्षेत्र का एग्जाम्पल देकर के क्या कहना चाहते हैं, क्षेत्र के एग्जाम्पल के माध्यम से आचार्य देव क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये बड़ी गजब की बात कहना चाहते हैं। पहले एक बार काल देखो क्या कह रहे हैं, जितना कहा है ना उसको काल पे घटित करो एक बार। देखो, प्रत्येक परिणाम, वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, अब परिणामों की बात करो, प्रत्येक पर्याय ऐसे लाइन से खड़ी करो एक एक पर्याय को, ये 1 नंबर की पर्याय, फिर 2 नंबर की पर्याय, 3 नंबर की पर्याय, 4 नंबर की पर्याय, ये सब क्रम से आती है ना एक एक पर्याय, तो एक एक पर्याय इस तरह से हमने क्रम से खड़ी करी, तो प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक पर्याय अपने अपने अवसर पर उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने पर भी, एक पर्याय विनष्ट हो गई और नवी पर्याय उत्पन्न हो गई, ऐसा होने पर भी सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। ये पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक पना बतला रहे हैं। देखो, और जिस प्रकार वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश, क्षेत्र की बात, पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है। वही प्रदेश, जिस प्रदेश पर हम खड़े हैं, वो पूर्व की अपेक्षा से देखो तो ये उत्पाद हो गया है, और पश्चात वाले की अपेक्षा से देखो तो ये व्यय स्वरूप है, तथा वही प्रदेश परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा देखो तो अनुभय रूप है। दोनों में से एक भी स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है। उसी लाइन में क्या किया, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप। हाँ, 3 अंश हमने नहीं किए, सबसे बड़ा 3 हमारे के जिस प्रदेश पर खड़ा है, वही प्रदेश उत्पाद स्वरूप है, वही प्रदेश व्यय स्वरूप है, वही प्रदेश ध्रुव स्वरूप है। क्या लिखा देखो कि लेकिन अपेक्षा बदल जाएगी, उसको पूर्व की अपेक्षा से देखेंगे तो उत्पाद स्वरूप दिखाई देगा, आगामी की अपेक्षा से देखेंगे तो वही व्यय स्वरूप दिखाई देगा। देखो, कह रहे हैं ना यहां पर, जिस प्रकार वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही जिसको पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप कहा है, वही उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है। उसी प्रदेश की बात कर रहे हैं। माने यहां एक ही समय में, राधा श्याम को लेने वाले हैं वो प्रकरण, माने वो एक ही समय के अंदर उत्पाद, व्यय, ध्रुवता, ये तीनों अभी है दादा का प्रवचन, मेरे प्रवचन के बाद। एक ही समय में उत्पाद, व्यय, ध्रुवता तीनों है। एंगल बदल गया आपका देखने का, वस्तु वही पर्याय है, वही पर्याय उत्पाद स्वरूप है, वही पर्याय व्यय स्वरूप है, और वही पर्याय ध्रुव स्वरूप भी है।
ध्रुवत्वपना भी है उसमें। क्यों? वो ध्रुवत्वपना कैसे है कि प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय में स्व समय की सत्य है। तो जो मिथ्यात्व की जो पर्याय अंश होगा तो उसमें ही से नेक्स्ट में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं, वो अलग पर्याय है। अभी आप उसको क्या कर रहे हैं, अभी आप उसको व्यतिरेक पने देख रहे हैं। जब आपने मिथ्यात्व कहा और जब आपने सम्यक्त्व कहा तो दो पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक देखा गया। वे दोनों पर्याय परस्पर भिन्न हैं। यहां क्या कह रहे हैं ये देखिए, वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुभय स्वरूप है। उसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश, वो क्या था? परिणाम, पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है। वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है। अच्छा बोलो, ये परिणामों के अंदर अपने को बराबर ख्याल में आता है। ये अभी समझ लीजिए, जो भी टाइम हुआ हो कि 11:22 और 23 फिर उसके बाद में 11:22 तो ये सब समय, एक एक समय नक्की है ना। अभी आगे जाकर के बतलाना चाह रहे हैं कि कितनी पर्यायें हैं और कितने प्रदेश हैं, और जितनी पर्यायें हैं उतने 3 काल के समय हैं। तो एक एक के साथ में एक एक खचित है। अभी हार के मोतियों का उदाहरण देकर के यहां बात समझाने वाले हैं आगे, वही बतला रहे हैं। अभी देखिए आप आगे, वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है और परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुभव स्वरूप है। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, माने परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए, मोतियों के हार की भांति। अब उदाहरण दे रहे हैं यहां। अभी तक तो वस्तु की बात कही, अब मोतियों के हार का उदाहरण दिया। क्या कह रहे हैं मोतियों के हार के माध्यम से? अमृतचंद्राचार्य की मूल पंक्तियों में है ये बात। जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में। कैसे हार की बात कर रहे हैं? अमुक लंबाई ग्रहण की है और लटकते हुए मोतियों के हार में। हार है ना, ऐसे आप पहनते हैं ना, उसको बांधते हैं ना, उसको एक कॉर्नर से पकड़ो आप और ऐसे लटकाओ उसको, झुलाओ उसको। तो झूलते हुए लटकते हुए मोतियों के हार में जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, उस हार में जो मोती हैं वे अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए, प्रत्येक मोती अपने अपने स्थान पर है। समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं। सब मोतियों के ऊपर नंबर डाल दो। जैसे माला फेरते हैं ना अपन, एक मोती नीचे गिरा, टप, दूसरा मोती, तीसरा मोती, उसी हार में। हार समग्र पने द्वारा एक है, वो हार अभेद है, वो हार अखंड है। उस हार के टुकड़े नहीं करने, क्योंकि अभी यदि अपन पर्यायों के क्रम भंग की बात करेंगे तो वो हार टूट जाएगा। अभी जो हार के मोती हैं, उन मोतियों पर हमने नंबर डाल दिए 1 से लेकर के 108 तक, बराबर। और ये झूल रहा है। अब वो झूलते हुए हार में 1 नंबर का मोती, फिर 2 नंबर का मोती, 3 नंबर का मोती, फिर 4 नंबर का मोती। तो प्रत्येक मोती अपने अपने अवसर पर प्रकट है, ठीक है। और आगे पीछे की अपेक्षा से देखे जाएं तो वो नहीं है। 10 नंबर का मोती 9 नंबर की अपेक्षा से नहीं है, इसलिए। और पहले के मोती प्रकट नहीं होते इसलिए, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये त्रिलक्षणत्व पना ये सहजी सिद्ध होता है। माने यदि हार की अपेक्षा से देखो तो हार में तो वो समग्र पने देखोगे तो वो हार है, उसमें उत्पाद और व्यय प्रत्येक मोती में लागू होंगे। और जो ध्रुवत्व है, वो ध्रुवत्व क्या है? वो एक मोती को दूसरे मोती से, दूसरे मोती को तीसरे मोती से, तीसरे मोती को चौथे मोती से, प्रत्येक मोतियों को एक दूसरे से जोड़ने वाला जो है, जो परस्पर अनुस्यूति, ऐसा भी कह सकते हैं कि उनमें जो पीछे धारा प्रवाह रूप जो बह रहा है, चल रहा है। मोती की जगह भूल ले सकते हैं और उसकी
कैसे ले सकते हैं, क्योंकि गुण तो एक साथ है ना। यहाँ तो पर्यायों की चर्चा चल रही है, गुणों की बात नहीं है। उसकी परिणाम तो होता है नहीं, वो तो परिणाम, हाँ परिणामन लगाएं आप, प्रत्येक पर्याय में लागू होगा ये। प्रत्येक गुण की अनादि अनंत पर्यायों में ये बात लागू होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका भावार्थ देखिए आप नीचे। जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से विनष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित, प्रत्येक परिणाम उस प्रवाहपने से देखो तो क्या है, वो उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है, और उत्पाद व द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों एक ही समय में है। ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व द्रव्यात्मक है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, झूलते हुए मोतियों के हार का उदाहरण देकर के कहना ये चाह रहे हैं कि भले ही वो हार झूलता रहे, क्या उसका क्रम भंग हो सकता है? प्रदेशों का उदाहरण देकर के ये जो पर्यायों को समझाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरह से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, मैं कहता हूं असंख्यात प्रदेशी आत्मा पे नंबरिंग डाल दो। अब असंख्यात प्रदेशी आत्मा पर नंबरिंग डाल दिया अपन ने, अब आत्मा में संकोच विस्तार हुए कितना भी, आत्मा निबोध में चला गया, कितना सा क्षेत्र में रह रहा है, वो महाबच्चे के शरीर में चला गया, वो हाथी के शरीर में है, तो संकोच विस्तार हो रहा है ना उसमें। बोले कितना भी संकोच विस्तार हो, आत्मा कैसी भी अवस्था में चला जाए, उसके प्रदेशों पर जो नंबरिंग हमने डाली थी, उस नंबरिंग में क्रम भंग नहीं किया जा सकता। ऐसे समझो आप, जैसे रुमाल है, ये रुमाल है ना, ये रुमाल समग्र पने द्वारा एक है, बराबर। समग्र पने द्वारा रुमाल एक होने पर भी इस रुमाल का जो निर्माण हुआ है वो धागों से हुआ है ना। जैसे उदाहरण ऐसा समझो कि ये पहले कॉर्नर से लेकर लास्ट तक मान लीजिए 500 धागे हैं इसमें, ठीक है। अरे 500 धागे जिनसे ये रुमाल निर्मित हुआ, ये प्रत्येक धागा दूसरे धागे से भिन्न है या नहीं है, बराबर। समग्र पने द्वारा रुमाल एक होने पर भी प्रत्येक धागा उसके बराबर मौजूद दूसरे धागे से भिन्न है। अब सभी धागों के ऊपर नंबर डाल दो, ये ताने और बाने है ना इसमें, ये सब के ऊपर आप नंबर डाल दो। अब ये जो नंबर डाला है, मैं कहता हूं अब इस ऐसे सीधा है तब तो उसमें नंबरिंग है, जो धागा जहां है वहीं रहेगा। अब इसको ऐसा घुमा दो, फिरा दो, ऐसा, इसको आगे पीछे कर दो, इसको धो दो, ऐसा किया। अब मुझे बतलाओ कि जो 15 नंबर का धागा था या 25 नंबर का धागा था, वो 24 नंबर के धागे के बाद में ही है, या 25 नंबर का धागा ऐसे इतना उलट पुलट करने पर वो बदल करके कहीं और चला गया। क्षेत्र में समझ में आ रही है ना ये बात। जिस तरह से क्षेत्र में प्रदेशों को आगे पीछे करना संभव नहीं है, जैसे क्षेत्र में ये बात संभव नहीं है कि हम शिकागो को उठा करके यहां एटलांटा में ले आए, ये संभव नहीं है ना। जगह में ये बात संभव नहीं है, तो जिस क्षेत्र में ये बात आसानी से समझ में आ रही है कि क्षेत्र परिवर्तन नहीं हो सकता है। यार हम यहां से भले भाषा कैसी भी प्रयोग करें अपन कि ये क्षेत्र आ गया, ये जगह आ गई, ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं तो कहते हैं कि अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, फ्लाइट में कहते हैं तो फ्लाइट में बोलते रहते हैं कि अभी आप यहां से गुजर रहे हैं, ये आ गया, ये आ गया। अरे कोई कहीं नहीं आया है, जो जहां था वहीं है। क्षेत्र नहीं बदल रहा है, जगह नहीं बदल रही है, तो जगह बदलती नहीं है। मैं कहता हूं आप कितना भी स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, ऊपर नीचे करें, उठे बैठे भाग दौड़ करें, तो भी आपकी कान कान की जगह पर ही रहेंगी और नाक नाक की जगह पर ही रहेगी। एक क्षेत्र है ना ये, उसका क्षेत्र का परिवर्तन संभव नहीं है ना। उस क्षेत्र को काटा नहीं जा सकता है, उसको काट करके आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। ये जिस तरह से इसमें संभव नहीं है
जिस तरह से आकाश के प्रदेशों में संभव नहीं है, उसी तरह से पर्यायों का भी इसी तरह से समग्रपने द्वारा जो एक अखंडता है, उसमें भी उसका क्रम भंगपना संभव नहीं है। ये यहां आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि एक द्रव्य के, एक वस्तु के, आत्मा के प्रदेश कितने हैं? आत्मा के प्रदेश कितने हैं? प्रदेशों की संख्या कितनी है? कैसी असंख्य? ऐसे असंख्य थोड़ी ना, कितने असंख्य हैं ये बताओ। लोक प्रमाण माने आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। और पर्यायों की संख्या कितनी है ये बताओ। पर्यायों की संख्या कितनी है? अरे हाँ, पर्यायों की संख्या तो कैसे बतला पाएंगे? अरे एक समय में एक पर्याय होती है, कोई भी पर्याय 2 समय तक नहीं रहती और कोई भी पर्याय 1 समय से कम नहीं रहती, बराबर है। तो 3 काल के जितने समय हैं उतनी वस्तु की पर्याय है, उतनी द्रव्य की पर्याय है। मान लीजिए है तो अनंत, अनंत तो समझा नहीं सकते ना अपन, ऐसा समझ लो मानो एक द्रव्य की 1000 पर्याय हैं, ऐसा समझो 3 काल के समयों की संख्या 1000 है, तो पर्यायों की संख्या कितनी होगी? 1000 ही होगी। जितने 3 काल के समय हैं उतनी 3 काल की पर्याय हैं। अब एक समय की है तो प्रत्येक पर्याय प्रत्येक समय के साथ में खचित है, माने एक समय और 1 नंबर की पर्याय, 2 समय 2 नंबर की पर्याय, 3 समय 3 नंबर की पर्याय, 4 समय 4 नंबर की पर्याय, 5 समय 5 नंबर की पर्याय। ख्याल में आ रही है बात? वो उसी जगह पर है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। मैं कहता हूं उस समय पर जाकर के देखो तो आपको वो पर्याय उस समय पर खचित नजर आएगी, उसका क्रम भंग नहीं किया जा सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप यदि मान लीजिए सीडी सुन रहे हैं, आप कैसेट सुन रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, आपने जो रिकॉर्डिंग उसकी देखी है, आपको कोई शॉट बहुत अच्छा लगा तो आपने उसका टाइम नोट कर लिया, कितने बजकर कितने मिनट पर आया है, जितने बजकर जितने मिनट पर जो डायलॉग बोला गया है आप आज सुनो, चाहे वो चीज निकल गई हो उसके बाद में दोबारा कभी सुनो, वो शॉट वो वाक्य वो उसी जगह पर है, वो हमेशा उसी जगह पर रहेगा। जो पर्याय चले गई है, भूतकालीन पर्यायों की भी बात करता हूं, जो पर्याय भविष्य में आने वाली है उनकी भी बात करता हूं, वो पर्याय अपने स्व समय के साथ में खचित है। मान लीजिए पर्यायों के प्रवाह क्रम में आज हम बढ़ते हुए यहां तक आ गए कि 25 नंबर की पर्याय पर पहुंच गए। अब वापस फ्लैशबैक में चलो, तो फ्लैशबैक में यदि अपन चलते हैं तो 15 नंबर के समय पर पहुंचेंगे तो कौन सी बात आएगी? 15 नंबर वाली बात आएगी। वो संभव नहीं है। माने हर पर्याय का अपना एक स्वकाल है, प्रत्येक पर्याय अपने समय के साथ में खचित है। तो ये कहता है होगा साहब मैं तो परिवर्तन कर दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा मैं तो, क्योंकि मैं नहीं मानता तुम्हारी इस वस्तु व्यवस्था को, मेरे हाथ में होगा वो करूंगा मैं तो, जैसे कि जो कर दूंगा। आप क्या समझते हो मैं सब बदल सकता हूं, मेरे हाथ में सब है, आपको मालूम नहीं है कुछ भी मेरी पावर? क्या अच्छा तुम सब बदल दोगे? तो कौन सी पर्याय बदलना चाहते हो ये तो बता दो एक बार। भूतकाल वाली बदलोगे या वर्तमान वाली या भविष्य वाली? फिर हम बात करें आगे कि भूतकाल की बदलना है, वर्तमान की या भविष्य की। तो देखो भाई भूतकाल की क्या बदलेगा, वो तो हो चुकी है। इसका मतलब भूतकालीन पर्यायों में तो परिवर्तन संभव नहीं है, बराबर। नहीं साहब मैं वर्तमान के पर्याय को अभी उखाड़ फेंकता हूं, अभी निकाल देता हूं, मैं वर्तमान की पर्याय को बदल दूंगा मैं, कि अरे छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है एक समय की पर्याय क्या। तो जब तक उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तब तक तो वो पर्याय जा चुकी होगी, तो किसे बदलेगा? एक समय की पर्याय छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है कि नहीं साहब कोई बात नहीं, वर्तमान में नहीं बदल सकता, भूत भी नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य तो मैं बदल सकता हूं ना, वो तो नहीं आया है अभी, उसमें तो परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं है? कि ठीक है परिवर्तन की गुंजाइश है, बराबर आप बदल लो भविष्य को, लेकिन क्या बदलना चाहते हो ये बतलाओ। आप बदलना चाहते हो ना भविष्य को। मैं ये पूछता हूं कि जो भी वस्तु का परिणमन है, जो भी भविष्य बदलने की बात आप करते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार यदि बदले तो अतुल भाई की इच्छा के अनुसार क्यों नहीं बदले? फिर मनीष भाई आपकी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं बदले?
विशाल भाई आपकी इच्छा के अनुसार बदले तो क्या होगा? फिर इच्छाएं तो हर व्यक्ति की अलग अलग है, अब वस्तु किसके अनुसार बदलेगी? आप किसको बदलना चाहते हो? आप जो पर को बदलने की चेष्टा करना चाहते हो उस वस्तु से भी पूछा है कि तू मेरे अनुसार बदलेगी या नहीं? नहीं आप पर में नहीं बदल सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपने में ही बदल लूंगा। पर में तो नहीं बदल सकता ना, क्योंकि उसमें तो सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, मेरे ऊपर तो किसी और की नहीं चलती। मैं अपने आप को तो बदल सकता हूं कि नहीं? कि ठीक है तुम अपने आप को बदल सकते हो, बदल लो अपने आप को। क्या बदलना चाहते हो भाई साहब, जरा ये बतला दो। चलिए अच्छे अच्छे पर्याय ले आऊंगा मैं, जो भी मैं चाहता हूं उसको मैं ले आऊंगा। अभी ऐसा आगे पीछे तो कर ही सकता हूं ना मैं, कर लो आगे पीछे। आपको पता है 3 काल के जितने समय उतनी 3 काल की पर्याय हैं। अब करो जरा आगे पीछे तो क्या होगा। अच्छे अच्छे पर्यायों को आगे ले आओगे तो फिर बुरी पर्यायों का क्या होगा? वो उसके बाद में जाएंगी, फिर वे सिद्ध दशा के बाद में भुगतोंगे। आपकी जो बची हुई मिथ्यात्व पर्याय है, आप ये चाहते हो कि सम्यक दर्शन की पर्याय को उठा करके यहां ले आए, तो मैं कहना चाह रहा हूं बची हुई मिथ्यात्व पर्याय का क्या होगा? ये सम्यक्त्व के बाद में जाएगी क्या? और फिर दूसरा, उस मोतियों को देखो, मोतियों के हार को वापस देखो, नंबरिंग डले हैं, ठीक है ना, खचित है वो अपने अपने समय पर। अब मैं कह रहा हूं मुझे बदलना है, इनका क्रम बदलना है। 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक वो पूरा हार है। मुझे 10 नंबर के मोती को, या समझ लीजिए बाद वाले मोती को पहले लाना है, ठीक है। 25 नंबर के मोती को मुझे वहां से निकाल करके 15 नंबर पर लाना है। तो अब ये हार लटका हुआ है, अब यहां से निकालो। तो जैसे ही आपने निकाला वो हार टूट गया। वस्तु तो समग्र पने द्वारा एक है ना, उसमें तो निकालना संभव नहीं है। एक निकालते ही, अच्छा उसको वहां से निकाल दोगे तो वो जो समय था, ये जो है ना सिंक्रोनाइज, ये बिल्कुल ऐसा, 1 के साथ में 1, तो 3 के साथ में 3 नंबर, 25 के साथ में 25 नंबर। आपने कहा 25 वाले को निकाल करके मैं आगे ले आता हूं, तो कहा तू 25 वाले को निकाल करके आगे लाएगा तो 25 वाला समय खाली हो जाएगा पर्याय के बिना। और जहां लेकर के आएगा वहां ऑलरेडी एक पर्याय मौजूद है, वहां 2 पर्याय हो जाएगी। तो पर्याय की बात कर रहा हूं, किसी की भी मान लो आप, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? माने ये जो 25 नंबर की पर्याय को आप उठा करके 15 नंबर पर लाना चाहते हो, तो 25 नंबर से उठाया आपने तो 25 नंबर का समय खाली हो गया या नहीं? और 15 नंबर के समय पर ऑलरेडी पर्याय है, वहां 2 पर्याय हो जाएगी कि नहीं? कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा करेंगे 15 वाली को 25 पर पहुंचा देंगे, 25 वाली को 15 पर ले आएंगे और 15 वाली को 25 पर पहुंचा देंगे। अरे भैया 15 वाली को 25 पर भले ही पहुंचाओ, लेकिन उसका जो क्रम भंग हो गया, जो उसके जो प्रवाह में जो एक सीरियल जो चला आ रहा है, यदि आपने उसको भंग कर दिया तो उस मूवी की कल्पना करो जिसमें जो अलग अलग जो शॉट होते हैं वे सब शॉट बिखर करके अलग हो गए और पीछे वाले शॉट्स आगे आगे, आगे वाले पीछे चले गए, तो आप उस मूवी की कल्पना कर सकते हो क्या स्थिति होगी? वो आदमी पहले मर गया, वो बाद में उसकी शादी हो रही है, कैसे उटपटांग हो जाएगा, कैसी स्थिति बन जाएगी? माने ये जो पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है, जो उसकी श्रृंखला है, उसकी श्रृंखला तोड़ते ही पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी भैया। तो जबरदस्ती का अपने माथे पर वजन रखता है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वाधीन है। यदि ये स्वाधीनता हमारे ख्याल में आ जाए तो करने धरने के विकल्प टूट जाएं, और विकल्प टूट जाएंगे करने धरने के, तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुए बिना न रहे। दृष्टि पर से हटे, कर्तृत्व का वजन उतरे और अपने स्वभाव सन्मुख हो तो अतीन्द्रिय आनंद आए बिना न रहे। हम सभी को ये बात समझ में आए और हम सभी की दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो, हमारे पर्यायों के क्रमबद्ध पने में वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो। इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूं।